अस्सलामुअलैकुम। कोहो सिंजेंटा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान फ़र्रुख मुश्ताक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे चावल की फसल से भरपूर पैदावार लेने के बारे में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि चावल पूरी दुनिया में बुनियादी ग़िज़ाई जुज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। धान पूरी दुनिया में काश्त की जाने वाली तीसरी बड़ी फसल और पाकिस्तान में काश्त की जाने वाली दूसरी बड़ी फसल है। आजकल चावल की काश्त के सीज़न का आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान के काश्तकार चावल की फसल में किन इक़दामात पर अमल करके भरपूर पैदावार ले सकते हैं, ज़्यादा मुनाफा कमाकर पाकिस्तान की मईशत में अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाऊँगा। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद साबिर साहब, सीनियर साइंटिस्ट हैं तहकीकाती अदारा धान काला शाह काकू के। हमारे दूसरे मेहमान हैं नासिर अली साहब, तरक्की पसंद काश्तकार हैं, मौज़ा शेखुपुरा बेदात मुरीद के। हमारे तीसरे मेहमान मोहम्मद अशरफ अंसारी साहब हैं, हेड हैं टेक्निकल सॉल्यूशन सिंजेंटा पाकिस्तान लिमिटेड। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ हम नासिर अली साहब से करेंगे। नासिर साहब, आप हमारे काश्तकारों को बताएं कि गुज़श्ता साल धान की पैदावार कैसी रही और अच्छी पैदावार के हसूल में कौन से अवामिल मददगार साबित हुए? सबसे अच्छी पैदावार लेने के लिए मैंने सबसे पहले क्वालिटी का बीज लिया और अच्छी कंपनी का बीज लेके उसकी पनीरी काश्त की। और दूसरी वजह जो है वो पनीरी की उम्र जो है वो 25 से 30 दिन की काश्त की। और उसके बाद हमने वो फसल का पानी का ख्याल रखा और उसके बाद उनको जब यानी कि जहरीली दवाइयाँ चाहिए उसको स्प्रे किया, बर वक़्त अपनी फसल का मुआयना किया और जो भी उसमें प्रॉब्लम आई और उसको फ़ौरी हल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फसल दूसरों के मुकाबले में पिछले साल अच्छी रही। वो वजह क्या है वो मैं भी नहीं जानता, मेरी तो मेहनत थी, इसमें अल्लाह का करम है। डॉक्टर साहब, हालिया साल 2022 में चावल की फसल के बारे में आपका क्या नुक्ता नज़र? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले जो है शुक्रिया अदा करूँगा सिंजेंटा टीम का कि उन्होंने हमें मौका दिया है कि हम अपने काश्तकार भाइयों से बराह रास्त मुखातिब हो सकें। चावल की फसल को अगर जब हम काश्त की बात करते हैं तो यकीनन चूँकि एक हमारी लोकल मंडी होती है, लोकल मार्केट है, एक हमारी बैनुल अक़वामी मार्केट है। तो चावल चूँकि हमारी एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है, हम इसकी दरामद से ज़र मुबादला कमाते हैं और हम अपनी पैदावार का 50% से ज़्यादा दरामद करते हैं और उसके ज़रिए से तक 2 अरब डॉलर से ज़्यादा ज़र मुबादला कमाते हैं। तो इस पैराए के अंदर हम देखते हैं कि चावल की फसल के काश्तकार इस साल भी एक अच्छी पैदावार के साथ अच्छा मुनाफा लेने की पोजीशन में होंगे। गो के रकबा इसमें कम हो जाएगा इस साल। हमें उम्मीद है अगर मौसमी हालात साज़गार रहे, ख़ास तौर पे फसल की पकाई के वक़्त में, तो इंशाल्लाह हमारी पैदावार जो है वो पिछले साल के मुकाबले के अंदर कम नहीं होगी, ओवरऑल पैदावार। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने फरमाया कि इस साल 2022 में चावल के ज़ेर काश्त रकबा में कमी के इम्कानात हैं। आपके ख़्याल में क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से चावल के ज़ेर काश्त रकबा में कमी वाक़या हो रही है? जी, खरीफ की फसल जो है वो बड़ी फसलों के अंदर कपास और चावल हैं और अगर हम देखते हैं तो एक का रकबा बढ़ने से दूसरे का रकबा यकीनन मुतासर होता है। तो पिछले साल कपास की फसल हमारी काफ़ी कामयाब रही है और इस साल जो कपास का काश्तकार है वो अब दोबारा अपनी कपास की तरफ ही मुतवज्जे है, तो इसलिए वो उसको तरजीह देता है। उसकी वजह से हमारा वो रकबा जो गैर रवायती इलाके के अंदर कपास का जगह पे काश्त हो रहा था उसमें थोड़ी कमी वाक़ई होगी। दूसरी अहम वजह वो पानी की किल्लत है। अगर हम देखें तो इस वक़्त भी बारिशों का ना होना और दर्जा हरारत का बढ़ जाना और दरियाओं के अंदर पानी की कमी का बायस बन रहा है। तो इस हवाले से जिन इलाकों के अंदर पानी की कमी होगी वहाँ पर भी ये रकबा जो है वो
मुतासर होगा चावल की काश्त का। अगर मार्केट के अंदर उसकी डिमांड मुतासर होती है तो इससे भी रकबा कम हो सकता है। और चौथी चीज़ जो है वो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमारे काश्तकार जो रिवायती इलाकों के भी हैं या गैर रिवायती इलाकों के अंदर, वो पिछले साल की वजह से काफ़ी परेशान हैं। और बहुत सारे काश्तकार जो हैं वो मोहतात हो गए हैं कि हम अपनी फसल को उतने ही रकबे पर काश्त करें जितना हम उनकी मौसमियाती तब्दीलियों के मुकाबले में, बीमारियों के मुकाबले में, कीड़ों के मुकाबले के अंदर हम बेहतर निगहदाश्त कर सकते हैं। अशरफ अंसारी साहब, हमारे काश्तकार आपसे ये जानना चाहेंगे कि चावल में कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हमारा मुआशी नुकसान करती हैं और पैदावार में कमी का बायस बनती हैं। देखा जाए तो धान में 3 किस्म की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। एक चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी है, एक नैरो जिसको हम नुकीले पत्तों वाली कहते हैं वो है, तीसरी जो है जिसको हम डीला या सैजिस कहते हैं। ये 3 किस्म की जड़ी बूटियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं और इन तीनों जड़ी बूटियों का खेत में होना ज़िम्मेदार के लिए अलाम है, क्योंकि ये तीनों जड़ी बूटियाँ जो हैं जब खेत में मौजूद होंगी, अगर इसको कंट्रोल बर वक्त ना किया जाए तो ये 70% तक जो है वो पैदावार में एक कमी का बायस बन सकती हैं। तो नर्सरी में इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक ग्रास की वीड है जो आजकल बहुत ज़्यादा जहाँ पे हो रही है, जिसको घोड़ा घास कहते हैं या लेप्टोक्लोवा कहते हैं वो, तो उसका बर वक्त कंट्रोल करना, क्योंकि वो पता नहीं चलता, वो नर्सरी के साथ ही खेत में मुंतकिल हो जाती हैं और आगे हमारी जो पैदावार है उसके अंदर खातिर कमी का बायस बनती है। अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी तफसील में हमें समझाया कि चावल की अहम जड़ी बूटियाँ कौन सी हैं और वो कैसे हमारा माशी नुकसान करती हैं। अब आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि वो इन जड़ी बूटियों का मौसर तदारक कैसे कर सकते हैं। सिंजेंटा ने एक नया प्रोडक्ट मुतारफ़ करवाया जिसको हम राइसर कहते हैं। वो राइसर, इस प्रोडक्ट को अगर आप नर्सरी पे अप्लाई करेंगे, नर्सरी पे स्प्रे करेंगे, नर्सरी पे स्प्रे करने का तरीका ये है कि पानी खुश्क हो, आप 2 से 3 पत्ते के ऊपर जड़ी बूटी हो तो आप इसका स्प्रे वहाँ पे कर दें और 24 घंटे इसको छोड़ देना है और उसके बाद इसको फुल पानी से कर देना है। फिर आप देखें कि ये जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, चौड़े पत्ते वाली हैं, ग्रासीज हैं, जो कि ख़ास करके इस एरिया में जो है, हमारे इस एरिया में घोड़ा घास आती है, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, वो ख़त्म हो जाती है और हमारी साफ़ पनीरी जो है वो आगे फील्ड में मुंतकिल होगी। जब आगे खेत में पनीरी मुंतकिल होगी तो वहाँ पर अब खेत की जो जड़ी बूटियाँ हैं, बीज हैं, वो उगना शुरू हो जाएंगे। उनको कंट्रोल करने के लिए जो जड़ी बूटियों के उगने से पहले है वो सिंजेंटा ने मुतारफ़ करवाया, जो कि सारे हमारे किसान दोस्त जानते हैं कि वो है रिफट। रिफट को मुंतकली के 2 से 3 दिन के अंदर हमें खड़े पानी के अंदर उसका छट्टा कर देना चाहिए, छिड़काव कर देना चाहिए और 7 दिन तक, 5 दिन तक उसके अंदर पानी रहे तो वो जो जड़ी बूटियाँ वहाँ उगनी हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और हमारी जो फसल है वो जड़ी बूटियों से पाक होगी। अगर कोई हमारा दोस्त ज़िम्मेदार जो है वो ये करने से लेट हो जाता है तो सिंजेंटा ने एक लेटेस्ट केमिस्ट्री जो है वो मुतारफ़ करवाई है, वो है अपायरोफोटे। अपायरोफोटे जो है वो आप 7 से 10 दिन की जब पनीरी की उम्र हो जाए, मुंतकिल करने के बाद उम्र हो जाए पौधे की, तो तब आपने खेत में उसको करना है। उसको हम कहते हैं अर्ली पोस्ट, यानी कि पौधे के निकलते ही का छिड़काव करना है, जैसे रिफट का छिड़काव करते हैं उसका छिड़काव करेंगे। उसका जो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा ये होगा कि सारी जड़ी बूटियों के साथ साथ, जो मैंने कहा चौड़े पत्ते वाली, नुकीले पत्ते वाली, अगर आपके खेत में जो सख्त जान वीड्स हैं जिसको हम डीला कहते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए एक्सीलेंट जो है उसके ऊपर असर है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी फसल जड़ी बूटियों से बिल्कुल एंड तक जो है वो साफ़ रहेगी। नासिर साहब, इस साल के हालात को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि हमारे काश्तकारों को चावल की काश्त के हवाले से क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਅਸਰਾਤ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋ रही है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ वास्ते और इसका मुकाबला करने के लिए हमें सबसे पहले ज़मीन को लेवल करना होगा, जिसके लिए मैं ज़मीन को पहले लेज़र लेवलिंग कर रहा हूँ ताकि हम उस आने वाले वक्त का मुकाबला कर सकें
और पानी कम से कम अपनी ज़मीन में लगे, जिससे हर बूटे को पानी लग सके। जब हम लेज़र लेवलिंग नहीं करेंगे तो उसमें पानी ज़्यादा लगाना पड़ेगा और जिससे हम पानी पूरा नहीं कर सकते। अगर हमारी ज़मीन लेज़र लेवलिंग होगी तो हम थोड़े पानी से उसका हल कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, पिछले साल मौसमियाती तब्दीली की वजह से चावल की पैदावार में खातर खा कमी वाक़या हुई। इस साल धान की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए हमारे काश्तकार क्या लाहे-अमल इख्तियार करें? जी, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से हमारे काश्तकार भाइयों को चाहिए कि वो सबसे पहले तस्दीक शुदा बीज का इस्तेमाल करें और बीज को जो सिफारिश करदा फफूंदी कुश अद्वियात हैं वो ज़रूर लगाएं। इसके साथ साथ जो महकमाना सिफारिशात हैं उस पर जो है हम अगर अमल करेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस हवाले से मैं ये अपने काश्तकार भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि हम अपने इलाके के महकमा ज़राअत के जो लोग हैं या दूसरे हमारे फील्ड टीम्स हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर से, उनके साथ राब्ते में रहें और अपनी फ़सल का उनसे बाकायदगी के साथ मुआयना करवाते रहें और जो ही कोई मुश्किल पेश आए तो फ़ौरी तौर पर उनसे राब्ता करके तो उसका मुनासिब हल बर वक़्त करें। चावल की फ़सल के अंदर जो एक सबसे अहम है पैदावारी अवामल के एतबार से, वो है हमारी जो पनीरी की काश्त है उसके अंदर चंद अवामल को ख़ास तौर पर इसका लिहाज रखें कि जब हम अपनी पनीरी को काश्त करें तो फ़ी मरला 1 किलो से ज़्यादा बीज ना डालें। पौना किलो से लेकर 1 किलो बीज फ़ी मरला की हम पनीरी काश्त करें। फिर पनीरी की उम्र है, पनीरी की उम्र के अंदर 25 से 30 दिन की पनीरी ये बेहतरीन पैदावार की ज़मानत होती है। लेकिन जब पनीरी की उम्र 40 दिन से ऊपर हो जाए तो किसी सूरत में इसको खेत में मुंतकिल नहीं करना चाहिए। 40 दिन की से ज़्यादा की पनीरी वो अपनी नालियाँ बनाने की सलाहियत खो चुकी होती है और फिर हमारे जितने रिसोर्सेज हैं जो हम उस खाद की शक्ल में, पानी की शक्ल में, अद्वियात की शक्ल में उसको देंगे तो वो हमारे रिसोर्सेज भी ज़ाया होंगे और हमारा ख़र्चा बढ़ेगा और पैदावार जो है इससे मुतासर होगी। 20 अगस्त से पहले पहले नाइट्रोजन खादों का इस्तेमाल करें। इसके बाद हरगिज़ और ख़ास तौर पे सितंबर के महीने के अंदर जो बीमारियों और कीड़ों का महीना है उसके अंदर हरगिज़ नाइट्रोजन खाद का इस्तेमाल न करें। तो इसलिए अगर हम इन्हीं अवामल के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम बेहतर पैदावार लेने की पोजीशन के अंदर होंगे। 1 माह के बाद फसल के अंदर पानी का खड़ा रखना ज़रूरी नहीं है, तर का पानी रखें और जब गोब के ऊपर आए और सिटा निकलने का अमल हो रहा हो तो उस वक़्त पानी का मुहैया करना इसको यकीनी बनाएं। वहाँ पर अगर हमारी पानी की कमी वाक़ई होगी तो इससे हमारी पैदावार मुतासर होगी। अशरफ अंसारी साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि चावल की फसल के अहम ज़ररसां कीड़े कौन से हैं और हमारे काश्तकार उनका कैसे तदारुक कर सकते हैं? देखें, धान के अंदर मैं समझता हूँ कि इस वक्त 3 जो हैं वो कीड़े बड़े ज़ररसां हैं, बड़े नुकसानदेह हैं। उनमें है तने की सुंडी है, उसमें पताल पेट सुंडी है और उसमें ब्राउन प्लांट हापर है, बुरा कुश्ती वाला जो तेला है वो है। जो तने की सुंडी है, अगर आप देखें तो ये खेत में जब हम मुंतकिली कर देते हैं तो उसी वक्त अगर आप देखें 20 दिन के अंदर हम खेत के अंदर जाके देखें तो हमें अंदर का जो पत्ता निकल रहा होता है वो हल्का सा झुलसा हुआ नज़र आता है। जब वो इस तरह की हमें कंडीशन खेत के अंदर नज़र आए तो हमें पता चलता है कि इस वक्त खेत के अंदर बोरर जो है वो अपना काम कर रहा है, बोरर मौजूद है। तो उसी वक्त तने की सुंडी के लिए जो सिंजेंटा ने मुतारफ़ करवाया है, जो सिंजेंटा रिकमेंड करती है, विटाको 0.6 GR जो है उसका खेत के अंदर छटा करें। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो जो दूसरा इम्पॉर्टेंट कीड़ा है जो नुकसान करता है वह है पत्ता लपेट सुंडी। मैं पत्ता लपेट सुंडी ये उस वक्त आती है जब आपका कोई फसल लगाई हुई जो है वो तकरीबन 45-50 डेज़ के इर्द गिर्द चली जाती है। तो उस वक्त जो है दोनों कीड़े हम पत्ता लपेट की तरफ देख रहे होते हैं लेकिन वहाँ पर उस वक्त जो है बोरर का जो दूसरी जनरेशन है वो अटैक कर रही होती है।
इन दोनों के तदारक के लिए एक सिंजेंटा ने जो दूसरा प्रोडक्ट मुतारफ़ करवाया है, वो दोनों को एक ही प्रोडक्ट जो है वो कंट्रोल करता है, वो विटाको 40WG। हमें जैसे ही एक स्क्रैच या एक पत्ते के ऊपर वो वाइट नज़र आनी शुरू हो जाए तो उसका इंतज़ार किए बगैर हमें स्प्रे पे चले जाना चाहिए, ताकि इसको क्यों कंट्रोल बर वक्त किया जा सके। अगर हम इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे, डिले कर देंगे, पताल पेट सुंडी का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब रही बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिससे हमारे ज़िम्मेदार की पकी पकाई फसल जो है वो ज़ाया होती है, वो लेट जाती है। जो उसमें सबसे बड़ा रोल है वो है ब्राउन प्लांट हॉपर का। पानी के सतह के ऊपर, तने के ऊपर ये अपना अटैक कर रहा होता है, वहाँ पर ये पड़ रहा होता है, अपनी नस्ल को बढ़ा रहा होता है। जैसे वो बढ़ रहा होता है तो हमें उस वक्त पता नहीं चलता, उस वक्त हमारी जो फसल है वो तकरीबन गोब पे होती है या 5% हेडिंग के ऊपर होती है। इस दौरान ये बहुत एक्टिवली वहाँ काम कर रहा होता है। प्लेनम को अगर आप बूटिंग की स्टेज के ऊपर स्प्रे कर देंगे, क्योंकि उस वक्त पत्ते भी सारे खड़े होते हैं, स्प्रे करना भी आसान हो जाता है। उस वक्त अगर आप स्प्रे करेंगे, क्योंकि ये नीचे बैठा होता है, तो ये प्रोडक्ट के साथ ये कंट्रोल हो जाता है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि धान की अहम बीमारियां कौन सी हैं और हमारे काश्तकार उनके तदारक के लिए क्या करें। जो आपने बीमारियों की बात की है, ये बुनियाद है चावल की। जैसा कि चावल में मैं समझता हूँ कि दो बड़ी अहम बीमारियां हैं। एक है जब बीज लगाते हैं तो बकाइनी आती है, जिसको हम फुट रॉट कहते हैं, वो बीमारी है। दूसरी जो है वो है ब्राउन लीफ स्पॉट्स, जो कि आखिर तक हमारा पीछा जो है वो नहीं छोड़ती। तो मैं पहले बात करूँगा जो बकाइनी है। बकाइनी जो है इस वक्त जो है वो उसकी अगर हम देखें पिछले सालों से वो बढ़ती जा रही है। तो उसके कंट्रोल के लिए सिंजेंटा ने मुतारफ़ करवाया एप्रॉन मैक्स। एप्रॉन मैक्स के साथ जब आप ट्रीट करके नर्सरी लगाएंगे तो आपको नर्सरी में कोई बकाइनी का पौधा नहीं मिलेगा। दूसरी बड़ी अहम बात जो है कि अगर जिस खेत में आपने पिछले साल वो वैरायटी लगाई है जिसमें बकाइनी बहुत आई थी, तो मैं गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा अपने किसान दोस्तों से, इस साल वो वैरायटी उस खेत में ना लगाएं, उसको किसी दूसरे खेत में ले जाएं, यानी कि वैरायटीज़ को खेत से बदल दें। दूसरी बात मैं करता हूं कि जो है ब्राउन लीफ स्पॉट, भूरे धब्बे जिसको हम कहते हैं, पत्तों के ऊपर ब्राउन किस्म के धब्बे गोल गोल जो हैं वो आते हैं। उसके कंट्रोल के लिए सिंजेंटा ने एमिस्टर टॉप को मुतारफ़ करवाया। अगर आप देखें तो ये किस वक्त आते हैं, ये जब पौधा अपनी मुकम्मल झाड़ बनाने की स्टेज को मुकम्मल कर चुका होता है और गोब बनाने की तरफ जो है वो जा रहा होता है, तो उस वक्त ये ज़्यादा अपीयर होना शुरू होते हैं। बूटिंग स्टेज, मैक्सिमम टिलिंग की स्टेज से बूटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपका पहला स्प्रे हो जाना चाहिए। दूसरा स्प्रे आपने जब बूटिंग की हालत पे होगा, जब गोब की हालत पे होगा, उस वक्त आपने इसको दूसरा स्प्रे करना है। धान की फसल का एक अहम मसला पत्तों का झुलसाव भी है। हमारे काश्तकार इस बीमारी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जी, इस वक्त धान की फसल को जो सबसे ख़तरनाक बीमारी है वो जरासीमी झुलसाव है, जिसको बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट भी कहते हैं। और अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली अक़साम के अंदर बासमती अक़साम है, चूँकि इस बीमारी का हमला सितंबर के महीने के अंदर होता है और उसी वक़्त में हमारी जो बासमती अक़साम हैं वो गोब की हालत में होती हैं और अपना सिट्टा बाहर निकालने की पोजीशन के अंदर होती हैं। तो उस वक़्त बीमारी का हमला सबसे ज़्यादा मुतासर करता है। हमारी मोटी अक़साम उस वक़्त पकने के करीब होती हैं, इसलिए मोटी अक़साम के लिए ये बीमारी इतनी ख़तरनाक नहीं है जितनी हमारी बासमती अक़साम के लिए ख़तरनाक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत रखने वाली अक़साम काश्त करें, बल्कि इसके साथ साथ अच्छी तदाबीर इख्तियार करें मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बीमारी अगर हम फसल के अंदर यूँ ही देखें, ये टिब्बियों की शक्ल में आती है, पैच की शक्ल में आती है। और यूँ ही हम उस पैच को देखें तो फौरी तौर के ऊपर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का सबसे पहले उस पैच के ऊपर स्प्रे करना चाहिए और फिर उसके जो इर्द गिर्द का मुतासरा इलाका है, यानी जो सेहतमंद फसल है, उस पर करना चाहिए। बेहतर सूरत ये है कि पूरी फसल के ऊपर हम अब इसका उस वक़्त में स्प्रे कर दें। इसके स्प्रे से
ना सिर्फ हमारा अगला जो बीमारी का हमला है वो जहाँ पर हमला हो चुका है वो भी रुक जाएगा और फिर आगे उसका फैलाव भी रुक जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम के इख्तिताम में मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। आज के प्रोग्राम में हमने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की कि वो कौन से इक़दाम हैं जिन पर अमल पैरा होकर हमारे काश्तकार भरपूर पैदावार हासिल करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अपने मेज़बान फ़र्रुख मुश्ताक को इजाज़त दें। कहो सिंजेंटा देखने का शुक्रिया।